नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी और हमारे बर्ताव के बीच काफी उलझा हुआ है। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, कुछ लोग इसे ऑनलाइन पॉर्न की लत भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पर यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मतलब NIH के डेटाबेस से काफी डिटेल रिसर्च पेपर है। अच्छा। आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बारे में पक्के तौर पर क्या पता है और कहां अभी भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले ये पेपर मानता है कि व्यवहार से जुड़ी जो लतें होती हैं, बिहेवियरल एडिक्शंस, हाँ, जैसे जुआ खेलना, ये आजकल ज्यादा स्टडी की जा रही है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है, क्या बहुत ज्यादा ऑनलाइन पॉर्न देखना भी इसी कैटेगरी में आता है? क्या ये भी एक लत है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। पेपर में देखिए हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर का जिक्र है। हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर, हाँ, इसे एक बड़ी टर्म समझिए जिसके तहत कई तरह के समस्याग्रस्त यौन व्यवहार आ सकते हैं। ओके। और जो ये प्रॉब्लमैटिक ऑनलाइन पोर्नोग्राफी यूज है, POPU जिसे कहते हैं, वो शायद इसी का एक रूप हो सकता है। तो ये प्रॉब्लमैटिक कब बनता है? मतलब कब कहेंगे कि ये समस्या है? देखिए, इसे समस्याग्रस्त तब माना जाता है जब व्यक्ति अपना कंट्रोल खोने लगे। कंट्रोल खोना? हाँ, मतलब जितना देखना चाहता है उससे ज्यादा देख रहा है, रोक नहीं पा रहा। जिंदगी के दूसरे जरूरी काम जैसे पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते, वो सब नजरअंदाज होने लगे। अच्छा। और सबसे जरूरी कि उसे पता है कि इससे नुकसान हो रहा है, रिश्तों में, काम पर या दिमागी तौर पर, फिर भी वो देखना बंद ना कर पाए। राइट। और यहाँ इंटरनेट का रोल तो वो तो बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा। पेपर में AAA फैक्टर्स की बात की गई है। AAA? हाँ, एक्सेसिबिलिटी यानी कितनी आसानी से मिल जाता है। हाँ, वो तो है। अफोर्डेबिलिटी मतलब कितना सस्ता है या फ्री भी है काफी हद तक। बिल्कुल। और एनोनिमिटी यानी गुमनामी, कोई देख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। ये तीनों चीजें मिलकर ऑनलाइन पॉर्न के इस्तेमाल को बहुत बहुत आसान बना देती हैं और शायद समस्या बनने का खतरा भी बढ़ाती हैं। सही बात है। तो ये कितना आम है, मतलब प्रेवलेंस क्या है इसका? हाँ, ये पता लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि लोग बताते नहीं हैं। अच्छा। स्टडीज ये तो बताती हैं कि पॉर्न देखने का चलन बढ़ा है, खासकर नौजवान पुरुषों में। लेकिन बहुत कम लोग मानते हैं कि उन्हें इसकी लत है या इससे कोई नुकसान हो रहा है। एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी का जिक्र है पेपर में। हाँ? शायद वो अकेली ऐसी स्टडी है जिसमें पूरी आबादी का सैंपल लिया गया। उसमें भी सिर्फ 4.4% पुरुष और 1.2% महिलाओं ने माना कि वो इसके आदी हैं। सिर्फ इतने कम, जबकि इस्तेमाल शायद ज्यादा लोग करते होंगे। बिल्कुल, इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे समस्या मानने वाले या बताने वाले बहुत कम हैं। अच्छा। और इसके असर क्या हो सकते हैं अगर ये समस्या बन जाए तो? पेपर कुछ गंभीर दिक्कतों का जिक्र करता है। हाँ, करता है। इसमें एक तो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी पुरुषों में इरेक्शन की समस्या। ओके। खासकर युवाओं में ये बढ़ती हुई देखी गई है। हालांकि यहाँ एक पेंच है। क्या? सीधे तौर पर यह साबित करना मुश्किल है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉर्न देखने की वजह से ही हो रहा है। और भी कारण हो सकते हैं। अच्छा, मतलब कोरिलेशन है, कॉजेशन शायद नहीं। एग्जैक्टली। साथ ही साइकोसेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन भी देखा गया है। वो क्या होता है? मतलब व्यक्ति अपनी सेक्स लाइफ से खुश नहीं है, अपने पार्टनर को लेकर या अपने शरीर को लेकर ज्यादा आलोचनात्मक हो जाता है। और तीसरी बात, कॉमॉर्बिडिटीज, यानी इसके साथ दूसरी मानसिक दिक्कतें भी होती हैं। जैसे चिंता, डिप्रेशन या फिर नशे की लत। ये सब अक्सर साथ साथ पाए जाते हैं। बाप रे। लेकिन यहाँ एक जो बुनियादी बहस है वो तो क्लासिफिकेशन की है ना, कि इसे कहें क्या? हाँ। क्या ये एक लत मतलब एडिक्शन है, या सिर्फ एक मजबूरी वाला व्यवहार, कंपल्सिव बिहेवियर, या फिर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है इस फील्ड में। देखिए, जो ICD-11 है, बीमारियों वाला अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, हाँ वही, उसने इसे बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार यानी कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर के तौर पे आवेग नियंत्रण विकारों, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स में शामिल कर लिया है। अच्छा, तो उन्होंने इसे एक पहचान दी है। हाँ, मतलब इलाज के नजरिए से ये जरूरी समझा गया कि इसे कहीं तो क्लासिफाई किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो DSM-5 है, अमेरिका वाला मैनुअल, उन्होंने हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर को एक अलग बीमारी मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पक्के सबूत नहीं है अभी। तो मतलब एक्सपर्ट्स में ही सहमति नहीं है इस पर? बिल्कुल। हालांकि कुछ न्यूरोबायोलॉजी की स्टडीज हुई हैं, मतलब दिमाग पर असर की। अच्छा। उनसे क्या पता चला? उनसे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो लत वाले मॉडल की तरफ इशारा करते हैं।
जैसे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, डोपामाइन पाथवे, उसमें बदलाव देखे गए हैं। सेक्स से जुड़े जो संकेत हैं उनके प्रति पहले तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब डिसेंसिटाइजेशन। और दिमाग का अगला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझकर फैसले लेने और आवेगों को कंट्रोल करने में मदद करता है, उसके काम में भी कुछ गड़बड़ी देखी गई है। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव काफी हद तक वैसे ही हैं जैसे ड्रग्स या शराब की लत वालों में देखे जाते हैं। ओहो, तो दिमाग पर असर तो लत जैसा ही दिख रहा है कुछ स्टडीज में। हाँ, कुछ स्टडीज में ऐसा पैटर्न दिख रहा है, लेकिन अभी और रिसर्च की जरूरत है। तो अगर वर्गीकरण पर इतनी बहस है तो फिर डॉक्टर या थेरेपिस्ट इसका पता कैसे लगाते हैं और इलाज क्या करते हैं? देखिए, पता लगाने के लिए कई सारे सवाल जवाब वाले क्वेश्चनर या टूल्स हैं जी। जैसे ISST है, PPUS है। अच्छा। पर दिक्कत ये है कि ये सारे सेल्फ रिपोर्ट पर आधारित हैं, मतलब व्यक्ति जो बताएगा उसी पर निर्भर है। और लोग सच बताएंगे या नहीं? एग्जैक्टली। और परिभाषा ही जब साफ नहीं है तो सवाल पूछना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और इलाज? जहां तक इलाज की बात है तो इस पर रिसर्च अभी काफी लिमिटेड है। अच्छा। आमतौर पर जो अप्रोच यूज होती है वो मिली जुली होती है, जैसे काउंसलिंग, साइकोसोशल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब सोच और व्यवहार बदलने पर काम करना, CBT। हाँ, CBT। और कभी-कभी दवाओं का भी इस्तेमाल होता है, जैसे नैल्ट्रेक्सोन। ये तो शायद शराब और ओपियोइड की लत में भी यूज होती है। हाँ बिल्कुल, ये रिवॉर्ड पाथवे पर काम करती है, पर पोर्नोग्राफी के मामले में इसके नतीजे बहुत पक्के नहीं हैं, मिले जुले रहे हैं। ओके। आजकल कुछ नई थेरेपीज भी ट्राई की जा रही हैं, जैसे माइंडफुलनेस पर आधारित थेरेपी। उसमें एक है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, यानी ACT। हाँ, इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और मुश्किल भावनाओं को स्वीकारना और फिर अपने वैल्यूज के हिसाब से एक्शन लेना सिखाया जाता है। इससे कुछ उम्मीद जगी है। ये दिलचस्प लग रहा है। पर ओवरऑल इलाज पर अभी बहुत काम होना बाकी है। सही है। इस पूरी बातचीत से एक बहुत बुनियादी सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या? कि जब ऑनलाइन पोर्नोग्राफी इतनी ज्यादा फैली हुई है, हर जगह मौजूद है, तो इसके असली असर का अध्ययन करना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा मेथोडोलॉजिकल चैलेंज है, क्योंकि आप कंट्रोल ग्रुप कहां से लाएंगे? एग्जैक्टली। ऐसे लोग ढूंढना जिन्होंने पॉर्न देखा ही ना हो, आजकल के जमाने में लगभग नामुमकिन है। तो जब आपके पास तुलना करने के लिए कोई बेसलाइन ही नहीं है, तो आप ये कैसे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि कोई समस्या, मान लीजिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सीधे पॉर्न की वजह से ही हुई है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा पेंच है। इसी वजह से कॉजेशन यानी कारण स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जब कोई चीज इतनी ज्यादा फैली हुई हो तो रिसर्च करने वाले कैसे वो लाइन खींचें कि कहां तक इस्तेमाल सामान्य है और कहां से ये एक समस्या बन गया है? हाँ, ये परिभाषा तय करना और फिर उसे मापना, यही सबसे बड़ा सवाल है। लगता है भविष्य में होने वाली रिसर्च के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया बना रहेगा। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है इसमें। तो हमारी आज की ये गहन पड़ताल यहीं खत्म होती है।